Hello everyone. In today's class we will read about number theory for pre-RMO. अपन नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्री आरएमओ में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री आरएमओ पे बेस्ड पे. ठीक है, नंबर सिस्टम आप लोगों ने ऑलरेडी सबने पढ़ रखा है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई विल टेल यू द क्वेश्चंस एंड द कंसेप्ट इन दैट क्वेश्चन ओनली. ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपने लिए, लेट P is equal to 0.ABCDEF. P एक नंबर है that is 0.ABCDEF where A, B, C, D, E, F are distinct digits. किस distinct digits का मतलब है कि ये digits जो है ये different है, सारी डिजिट्स डिफरेंट है, सेम डिजिट्स नहीं है अपने पास. ए बी सी डी ई एफ की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए. आगे दे रखा है एंड P इज इक्वल टू 1/n फॉर नेचुरल नंबर n. n एक नेचुरल नंबर है और P 1/n के इक्वल है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड सम ऑफ smallest three such n's. अब बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है कि P एक नंबर है दैट इज 0.ABCDEF बार. ये बार लगा हुआ है इसके ऊपर, जहाँ पे ABCDEF जो है वो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं. P जो है 1/n के इक्वल है. n एक नेचुरल नंबर है. मुझे 3 स्मॉलेस्ट n की वैल्यूज निकालनी है. यहाँ पर n की वैल्यूज, यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर करके देखो. अब मैं यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 लिखूंगी तो कुछ वैल्यू मिलेगी, 1 0 2 3 4 5 6 लिखूंगी तो कुछ वैल्यू मिलेगी. इसके P की अपने पास इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी. अगर P की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो ऑब्वियसली n की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी. तो बेटा जो ये n की इनफाइनाइट वैल्यूज है उसमें जो सबसे छोटी 3 वैल्यूज है, फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 सच n, जो सबसे 3 स्मॉलेस्ट सबसे छोटी n की वैल्यूज है उन तीनों का सम निकालना है. तो सबसे पहले तो मुझे n की 3 छोटी वैल्यूज निकालने की, कौन कौन सी छोटी वैल्यूज हो सकती है बच्चों. यहाँ पर मैं 0 1 2 3 4 5 भी लिख सकती हूँ, 0 1 3 4 1 0 ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकती हूँ. तो वी डोंट नो कौन सी स्मॉलेस्ट आएगी. तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो P आपको क्या दे रखा है, P आपको दे रखा है 0.ABCDEF बार. दिस क्वेश्चन इज ऑफ, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा है और आप लोगों ने ये जो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स जो होते हैं, कौन से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं उनको आपने P बाई Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है. उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला. ठीक है, तो अपन को पता है कि अगर ये P एक नंबर है तो इसको अगर मैं P बाई Q के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, P को मैं ABCDEF. कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 6 9 आ जाएंगे. P बाई Q की फॉर्म में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं अपन. जितनी डिजिट वो नंबर लिख लिया अपन ने, जो पूरा का पूरा नंबर लिख लेते हैं, जो रिपीट नहीं होता वो माइनस करते हैं. -0 करेंगे इसलिए मैंने 0 लिखा नहीं. ठीक है, -0 करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी और जितनी डिजिट्स रिपीट होती है उतने 9 लिखते हैं. डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स रिपीट नहीं होती है उतने 0 लिखते हैं. ये अपन लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि P बाई Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. ये मैंने P बाई Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो P की वैल्यू मुझे मिल गई ABCDEF अपॉन 999999. ये P था बच्चों. ठीक है, -0 करके वही मिला. P किसके इक्वल है, 1/n. तो मुझे 1/n मिल गया. मुझे क्या मिल गया, 1/n की वैल्यू मिल गई. यहाँ से मुझे n निकाल सकती हूँ मैं. अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि n इंटू ABCDEF जो है वो 9999999 के इक्वल है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अभी बोल रहा है कि भाई n की 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज बताओ क्या होगी. तो बच्चों अब n की 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन जो 99999 दिख रहा है अपन को, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. व्हेन यू विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, व्हाट यू कैन राइट एज 3 into 3 into 3 into 7 into 11 into 13 into 17. ये तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया. अब बच्चों आप लोग बताओ n की यहाँ पे स्मॉलेस्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो n इंटू समथिंग इज दिस. अब मैं यहाँ पर 1 और लगा सकती हूँ.
अगर मैं n को स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट क्या ले सकती हूँ, 1, n को मैं स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट 1 ले सकती हूँ यहाँ से। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो a b c d e f की वैल्यू 999999 होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि a b c d e f जो है वो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। ये सारी क्या है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, अलग अलग लेनी है, सेम तो हो नहीं सकती। चलो नेक्स्ट अपन n को क्या लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं इसमें से। अगर n को 3 ले लेंगे तो ये बाकी सारा प्रोडक्ट ऑब्वियसली आप 3 से डिवाइड कर दो इसको, यहाँ तो ए बी सी डी ई एफ जो बचेगा बच्चों वो 3 3 3 3 3 3 बच जाएगा। अगेन दिस केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेम डिजिट्स आर कमिंग। 3 के बाद अपन क्या ले सकते हैं n को, देखो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट क्या बना सकते हैं, 3 इंटू 3 तो 9 आ जाएगा, 7 उससे छोटा है तो n को 7 लेते हैं, n को 7 ले सकते हैं। अब ए बी सी डी ई एफ निकालेंगे बच्चों। अच्छा 7 के बाद और स्मॉलेस्ट क्या होगा, 9 होगा ऑब्वियसली। 9 के बाद स्मॉलेस्ट क्या मिलेगा मुझे, 10 तो मिल नहीं रहा, 11 मिल रहा है। अच्छा 12 मिल रहा है क्या, नहीं, 13 मिल रहा है। 13 के बाद और क्या चेक कर सकते हैं अपन, 13 के बाद 14 नहीं मिलेगा, 15 भी नहीं मिलेगा, 16 भी नहीं मिलेगा, 17 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, 17 के बाद 18 नहीं मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा, 21 मिल जाएगा 7 इंटू 3 करके। ऐसे n की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब यहाँ से पहले अपन ए बी सी डी ई एफ की 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर यहीं से मिल गई अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व, वरना अपन आगे चेक कर लेंगे। बच्चों जब आप n की वैल्यू 7 रखोगे एंड व्हेन यू विल डिवाइड, ये n अगर 7 है तो ए बी सी डी क्या होगा, इसमें से 7 डिवाइड कर देते हैं, बचा हुआ ए बी सी डी हो जाएगा। जब अपन 99999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो ए बी सी डी ई ई एफ की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 14285 आई एम राइटिंग वैल्यूज। क्या ये सारी वैल्यूज डिफरेंट है, यस, तो ये केस सही है। तो n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, 7, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 मिल गई। अब 9 पे देखते हैं, ऑब्वियसली अब अपन जब 9 पुट करेंगे तो ये 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। 11 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 90909 विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, सारी वैल्यूज़ डिफरेंट होनी चाहिए। जब आप बच्चों 13 पुट करोगे यू विल गेट 7 6 9 2 3। मैं आगे 0 लगा सकती हूँ ना इसमें, आप जब 999 को 13 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 7 6 9 2 3, आगे 0 लगा लूँ अगर मैं, सारी डिफरेंट तो डिजिट आ गई ना मेरी, सॉरी डिफरेंट आ गई ना सारी डिजिट्स, तो मतलब ये केस पॉसिबल है, ये वाला केस भी क्या है, पॉसिबल है। अब जब आप 9999 को 17 से डिवाइड करोगे बच्चों तो भी आपको सेम डिजिट्स मिलेंगे, डिवाइड करके देख लेना। बट अब जब n की वैल्यू 17 के बाद 21 है, 21 पुट करोगे तो यू विल गेट 47619, आगे 0 लगा के ये वाली वैल्यू पॉसिबल आ जाएगी। आगे 21 के बाद अपन को अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अगर मुझे 21 पे नहीं मिलती तो मैं उससे बड़ा नंबर देखती कि 21 के बाद मुझे कौन सा बड़ा नंबर मिल रहा है। मल्टीप्लाई करके अपन देखते हैं, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ रहा है, 22 नहीं बन रहा, 23 नहीं बन रहा, 24 25 नहीं बन रहा, 26 भी नहीं बन रहा, 27 बन रहा है, फिर मैं n = 27 के लिए चेक करती। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन को चेक करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट 3 पूछा है तो 3 निकाल लो, 4 पूछा होता तो 4 निकाल लेते। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इन तीनों का सम ऑफ द 3 सच स्मॉलेस्ट n, एक क्या मिला मुझे, n की वैल्यू कौन सी मिली, एक तो 7 मिली, एक मुझे 13 मिली, एक मुझे 21 मिली, तो तीनों का सम निकालना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, कितना आएगा, 7 + 13 + 21, 20 + 21 दैट इज 41। तो 3 स्मॉलेस्ट n का सम कितना आ जाएगा, 41। क्लियर व्हाट आई डिड, बस मैंने p को पहले p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया, a/b की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में। p को उसने 1/n दिया था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके n × ABCD को ये लिखा, फिर मैंने इसकी क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके n की स्मॉलेस्ट वैल्यूज निकालने की कोशिश करी। क्लियर टू ऑल? चलो, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ कन्वर्जन। जैसे अपन डेसिमल वाला जो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को कैसे कन्वर्ट करें, और बच्चों ये क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है क्योंकि नेचुरल नंबर की बात चल रही है। n को मैं डेसिमल में ले ही नहीं सकती, उसने कंडीशन दे रखी थी कि भाई n एक
नेचुरल नंबर है तो मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन से n की वैल्यूज मिल गई बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 983/15 is equal to P plus Q by R, where P, Q, R are natural numbers, find maximum value of P plus Q plus R if HCF of QR is equal to 1। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। 983/15 इज इक्वल टू P प्लस Q बाय R दे रखा है। ये 980/50 जो है P प्लस Q बाय R के इक्वल है, जहाँ पे P Q R तीनों नेचुरल नंबर्स हैं और अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है P प्लस Q प्लस R की अगर Q और R का HCF 1 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। दिस Q एंड R आर को प्राइम, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। तो बच्चों ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे। अब देखो मुझे P प्लस Q प्लस R की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब आप लोग क्या करोगे कि 983 को 15 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, 983 को 15 से डिवाइड करेंगे। हाँ यही करना है बच्चों अपन को, पहले इसको अपन इस फॉर्म में चेंज करना है P प्लस Q बाय R वाली फॉर्म में। सो व्हेन यू डिवाइड 983/15 ये आएगा अपने पास 5 टाइम्स 70 60, 6 टाइम्स ले लेते, 6 टाइम्स आएगा 90, बचेगा 83, 5 टाइम्स आएगा 75, बचेगा 8। ठीक है, तो क्या मैं 983/15 को, अब अपन यहाँ पर लिखते हैं, ये था 983/15 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो मैं क्या लिखूँगी, 65 प्लस 8/15 ये लिखेंगे अपन, 65 प्लस 8/15। बच्चों अब तीनों का सम निकालो, 65 प्लस 8 प्लस 15 का। 65 प्लस 8 प्लस 15, ये 65 प्लस 15 ये अपने पास 80 हो गया, 80 प्लस 8 88 हो गया। यहाँ से सम जो आ रहा है P प्लस Q प्लस R का वो 88 आ गया। अब अपन लोग सोचेंगे कि यार ये तो सम 88 आ गया, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अपन आंसर 88 कर देंगे। नहीं, उसने अपन को ये नहीं बोल रखा है कि आपका बस 65 ही हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि मैं इसको एक वैल्यू कम कर दूँ, इसको मैं 64 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर 15 बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। तो मैं इसको 64 23/15 भी तो लिख सकती हूँ। मैं अगर 5 टाइम्स नहीं लेना चाहूँ, मैं अगर इसको 64 टाइम्स ही लेना चाहूँ, जैसे अभी मैंने डिवाइड किया था 983 को बच्चों 15 से, मैंने लिखा था 6 टाइम्स 90, बचा था 83। अब मैं यहाँ पे अगर 4 टाइम्स ही ले लूँ, 4 टाइम्स आएगा 60 तो बचेगा 23। सो आई कैन राइट 64 23/15 ऑल्सो। उसने सिर्फ ये कंडीशन बोल रखी है कि 23 और 15 को प्राइम होने चाहिए। ये दोनों नंबर्स जो हैं Q और R, ये दोनों को प्राइम आ रहे हैं। अब इस केस में अगर मैं देखो, यहाँ से मैं P प्लस Q प्लस R की वैल्यूज निकालती जा रही हूँ। इस केस में अगर मैं P प्लस Q प्लस R निकालूंगी, दिस इज 80 कितना आ रहा है यहाँ से, 79 और 23 12 9 102। आप देखो P प्लस Q की R की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, बढ़ गई। उसने अपन से मैक्सिमम पूछा है क्योंकि बच्चों, फिर अपन आप इसको अगर 64 के बाद अगर आप इसको 63 करोगे तो वैल्यू और बढ़ेगी। देखना, इसमें और 15 ऐड कर देते हैं, 23 15 कितना हो जाएगा, 38/15। तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जैसे जैसे मैं Q को कम करती जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं ये P को कम करती जा रही हूँ, ये P को मैंने पहले 65 लिया, फिर 64 लिया, फिर 63 लिया, जैसे जैसे मैं P को कम कर रही हूँ और मैं Q को बढ़ा रही हूँ, तो मेरी P प्लस Q प्लस R की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो P को मिनिमम कर दूँ, मतलब मैं उस केस में 65 64 63 62 61, तो मैं P को 1 क्यों ना कर दूँ। मिनिमम से मिनिमम P की वैल्यू क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर है, P की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 कर दूंगी इसको। तो मेरा Q जो है, R तो बच्चों हर केस में कांस्टेंट आ रहा है 15,
आर अगर आप देखोगे हर केस में नीचे डिवाइजर तो सेम ही रहेगा, अपन क्वेश्चन और रिमाइंडर को चेंज कर सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे p को छोटा करते जा रही हूँ, q को बढ़ा रही हूँ, मेरा सम बढ़ रहा है, तो मैंने p को मिनिमम कर दिया। इस केस में मैं q को मैक्सिमम कर दूंगी, तो 1 प्लस ये आ जाएगा 968/15। यहाँ से जब अपन p प्लस q प्लस r निकालेंगे तो 1 प्लस 968 प्लस 15 आ जाएगा। ऐड करोगे यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r, दैट इज इक्वल टू 969 और 15 984। तो मैक्सिमम वैल्यू 88 नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 984 है। गॉट माई पॉइंट? अपन को जो कंडीशन दे रही थी क्या वो सेटिस्फाई कर रही है? हाँ, पी क्यू आर नेचुरल होने चाहिए, क्यू आर कोप्राइम होने चाहिए। दोनों कोप्राइम है क्या? हाँ भाई कोप्राइम है, किसी के टेबल में नहीं आ रहे, दोनों सेम टेबल में नहीं कट रहे, दोनों कोप्राइम है, HCF 1 है इन दोनों का। नेक्स्ट इज फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल solution of equation 14x integral solution 14x plus 4y is equal to 91। ये बोल रखा है कि 14x plus 4y is equal to 91 के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे। इंटीग्रल सॉल्यूशंस मतलब x और y की इंटीजर वैल्यू। जैसे मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखूँगी तो y की इंटीजर वैल्यू 2 मतलब इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। तो कितने x और y के इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं बच्चों, वो चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन में। देखो अब इस चीज़ में अपन को यहाँ तो x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, 2 पे कुछ आएगी, 3 पे कुछ आएगी, 4 पे। इंटीजर में नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। बट अगर x की वैल्यू इंटीजर रख रहे हो तो y भी इंटीजर आना चाहिए। अब ये कैसे चेक करेंगे बच्चों? देखो एक चीज़, 14 एक इवन नंबर है। इवन नंबर को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा आप सोचो। आप 14 की टेबल देखते हैं तो 14, 28 सारे इवन आते हैं। 14 इंटू 1 करूँगी तो भी इवन आएगा, 2 करूँगी तो भी इवन आएगा, 3 करूँगी तो भी इवन आएगा। इवन इंटू इवन इज और इवन, इवन इंटू ऑड इज इवन। तो ये 14x नंबर जो आएगा दिस इज ऑलवेज एन इवन नंबर। बात करते हैं 4y की। 4 एक इवन नंबर है अगेन। 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट एन इवन नंबर। बच्चों इवन को इवन से ऐड करो, जैसे 2 + 4 कर दिया 6 आ गया, 4 + 10 कर दिया 14 आ गया, 14 + 28 कर दिया तो भी इवन आएगा। जब भी दो नंबर को इवन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एक इवन आएगा। तो क्या 91 पॉसिबल है क्या? दो इवन नंबर को ऐड करने कभी भी इवन नंबर आए, हमेशा इवन आएगा। तो क्या 91 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, मतलब इसका तो कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। डेसिमल में मैं ज़रूर निकाल सकती हूँ वैल्यूज, बट इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिलेगा बिकॉज 2 इवन नंबर्स ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। सो क्या आंसर आएगा? नो सोल्यूशन, 0 सोल्यूशंस। उसने पूछा था हाउ मेनी इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर पॉसिबल? 0। आंसर क्या आएगा? 0। कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से अपने पास। तो ये कौन सा कंसेप्ट था? वही क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है कि इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन इंटू ऑड इवन होता है, इवन इंटू ऑड करेंगे तो इवन आएगा। वो चीज़ पे अपन ने क्वेश्चन किया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट, ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, x की पावर y + 1 इज इक्वल टू z फॉर प्राइम नंबर्स x, y, z, find x plus y plus z। ठीक है, ये बोल रखा है कि x की पावर y + 1 जो है वो z के इक्वल है। और बच्चों इसने कंडीशन दे रखी है कि x, y, z तीनों प्राइम है।
एक्स वाई जेड तीनों प्राइम है। फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा ऐसा लिखते थे इसको क्वेश्चन को, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यूज किस पर डिपेंड करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यूज पे। जितनी एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी, जितने एक्स वाई जेड के पेयर्स पॉसिबल होंगे, उतने ही x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये बोल रखा है कि x की पावर y प्लस 1 जो है वो z के इक्वल है। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि z जो है x की पावर y प्लस 1 से तो बड़ा ही है। z x की पावर y प्लस 1 से बड़ा है, मतलब z x की पावर y कर रहे हो, उसमें प्लस 1 कर रहे हो, तो एक z आ रहा है, तो z x से बड़ा होगा। तो z इवन तो नहीं होगा, z इवन तो नहीं हो सकता क्योंकि तीनों प्राइम है। इवन प्राइम एक ही है 2, इवन प्राइम एक ही है, दैट इज 2। अगर मैंने z को 2 ले लिया तो मैं इसको क्या लूँगी, अगर मैंने इसी को 2 ले लिया तो मैं इसको क्या 1 लूँगी, नहीं, क्योंकि 1 तो प्राइम होता ही नहीं है। तो z तो भाई ऑड प्राइम होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब ऑड प्राइम में 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। अपन को एक चीज़ पता चल गई कि ये z एक ऑड नंबर है, बिकॉज z इज ग्रेटर देन x। अगर मैं z को इवन प्राइम 2 ले लेती हूँ तो मुझे इसको उससे छोटा लेना पड़ेगा, उससे छोटा प्राइम नंबर है ही नहीं अपने पास, तो z क्या हो जाएगा, ऑड प्राइम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक कंडीशन मिल गई मेरे को कि x की पावर y प्लस 1 एक ऑड नंबर आएगा। बच्चों क्या आएगा, एक ऑड नंबर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, ये x की पावर y को मान लेते हैं इवन। अगर x की पावर y इवन है, इवन प्लस 1 करेंगे तो भाई ऑड तो पॉसिबल है, आ सकता है। 2 में प्लस 1 करेंगे ऑड आ जाएगा, 4 में प्लस 1 करेंगे ऑड आ जाएगा, 5 में प्लस 1 करेंगे, सॉरी 6 में प्लस 1 करेंगे ऑड आ जाएगा। अगर मैं इसको ऑड ले लूँ और प्लस, देखो ये तो ऑड आ जाएगा। अगर मैं इसको ऑड ले लूँ और प्लस 1 करूँ तो इवन आ जाएगा, बट मुझे तो आंसर ऑड चाहिए यहाँ पर। x की पावर y प्लस 1 करने पे मुझे एक ऑड नंबर चाहिए। ये केस अगर मैं इसको इवन ले लेती हूँ x की पावर y को, तो भाई ये तो इवन आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि x की पावर y क्या है, एक इवन नंबर है। यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि x की पावर y एक इवन नंबर है। बच्चों x की पावर y इवन है तो भाई ऑड की पावर, अगर मैं जैसे मैं 3 की पावर 1 करूँ 3 आएगा, 3 की पावर 2 करूँ 9 आएगा, 2 की पावर 1 करूँ 2 आएगा, 2 की पावर 2 करूँ 4 आएगा, 4 की पावर 1 करूँगी 4 आएगा, 4 की पावर 2 करूँगी 16 आएगा, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 करूँगी। देखो ऑड की पावर में करूँगी तो ऑड आएगा, इवन की पावर में निकाल रहा हूँ तो इवन आएगा। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई x को उसके लिए इवन होना पड़ेगा। इस केस के लिए x को क्या होना पड़ेगा, इवन। तो ये भी कंफर्म हो गया कि x क्या है, एक इवन प्राइम है। इवन प्राइम का मतलब x की वैल्यू फिक्स हो गई कि x की वैल्यू तो 2 ही है। x फिक्स हो चुका है अपने पास कि x 2 है। अब y और z को फिक्स करना है, y और z को बाद में करते हैं फिक्स अपन। x तो फिक्स हो गया बच्चों। अब मैं 2 की पावर 1 रखूँ, 2 की पावर 2 रखूँ, 2 की पावर 3 4 5 6 कुछ भी रखूँ इवन ही आएगा। मतलब मैं कोई भी प्राइम नंबर रखूँगी इवन आएगा। तो y कुछ भी हो सकता है, y इवन भी हो सकता है और y ऑड भी हो सकता है। अब y का केस देखते हैं कि y को इवन रख सकते हैं कि y को ऑड रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब y को पहले इवन मान लेते हैं कि y अगर इवन है, y अगर इवन है तो बच्चों 2 की पावर इवन, ये मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, x तो 2 हो गया, 2 की पावर इवन प्लस 1 इज इक्वल टू एक ऑड नंबर आना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर 2 की पावर इवन है, इसकी पावर कुछ भी हो ये 1 ही देगा हमेशा। आप लोगों ने एक डिविजिबिलिटी में एक रूल पढ़ा होगा कि a की पावर n, अब मैं यहाँ पे ऑड भी ले लेती हूँ एक केस, y अगर ऑड है तो 2 की पावर ऑड प्लस 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a की पावर n प्लस b की पावर n बच्चों हमेशा
a प्लस बी से डिविजिबल होता है व्हेन n इज ऑड। a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। ये a प्लस b से डिविजिबल होगा जब n ऑड होता है। तो अगर मैं 2 की पावर ऑड और 1 की पावर ऑड कर देती हूँ इसको, ये 1 की पावर ऑड ले सकते हैं ना इसको, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3। ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये किसके इक्वल था? z के इक्वल था। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि z जो है वो 3 से डिविजिबल है। z जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर z 3 से डिविजिबल हो जाता है तो क्या वो प्राइम होगा क्या? अगर z 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नहीं होगा। ये नंबर जो आएगा, अगर मैं यहाँ पर y को ऑड रख देती हूँ तो ये नंबर जो भी आएगा बच्चों ये हमेशा 3 से डिविजिबल आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो y भी ऑड नहीं हो सकता है, y क्या होगा? इवन हो सकता है। y क्या होगा? ये केस सही है। तो मतलब y इवन है तो y भी 2 ही होगा, क्योंकि इवन प्राइम एक ही है। इवन प्राइम अपने पास एक ही है, दैट इज 2। तो y भी कंफर्म हो गया 2। अगर x और y कंफर्म हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि x की पावर y प्लस 1 z के इक्वल था, 2 की पावर 2 प्लस 1 z के इक्वल हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 5। आपको x भी मिल गया, आपको y भी मिल गया, आपको z भी मिल गया। और x y z की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि x और y अगर 2 फिक्स हैं, क्योंकि x और y कंफर्म हो गया कि भाई प्राइम इवन ही होंगे। इवन होंगे तो 2 ही हो सकता है, क्योंकि इवन प्राइम एक ही है। ठीक है, तो x और y अगर फिक्स हो गए तो z की एक ही। अगर मैं यहाँ पर y की और वैल्यूज रख सकती तो मेरे को z की और वैल्यूज मिल जाती, बट मैं x और y को नहीं रख सकती। तो हाउ फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई प्लस z इज 1। और x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू पूछिए अगर, तो 2 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 9। लेट a b p are prime numbers such that a square minus b square is equal to p. Find number of distinct values of a। क्वेश्चन ये है बच्चों कि लेट करो कि ए बी पी 3 प्राइम नंबर है और एक कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी के इक्वल है। तो ए की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल हैं वो बताना है बच्चों अपन को। ठीक है, तो ए बी पी प्राइम है और इसने कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर है तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोल सकती हूँ? ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। बच्चों मुझे प्राइम नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की फॉर्म में तोड़ना है। मुझे एक प्राइम नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की फॉर्म में तोड़ना है। अब आप बताओ किसी भी प्राइम नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की फॉर्म में, जैसे 2 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 1 लिख सकते हो, 3 को 3 इंटू 1 ही लिख सकते हो, 19 को 19 इंटू 1 ही लिख सकते हो। किसी और फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या प्राइम नंबर को? 1 इंटू समथिंग तो कर ही नहीं सकते। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर है ये p इंटू 1 वाली फॉर्म ही आएगी हमेशा, p इंटू 1 वाली फॉर्म ही आएगी। एंड ऑब्वियसली a प्लस बी इज ग्रेटर देन a माइनस बी। तो ये तो समझ में आ गया कि a प्लस बी तो क्या होगा? p होगा, और a माइनस बी कितना होगा? 1 होगा। ये तो कंफर्म है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट इज p इंटू 1 ओनली। और कोई केस तो लिख नहीं सकते अपन। तो a प्लस बी p आ गया, a माइनस बी 1 आ गया। यहाँ से अपन को नहीं समझ में आ रहा है कि दो नंबर्स का सम प्राइम नंबर p होना चाहिए। कुछ भी केसेस बन सकता है। a माइनस बी 1 होना चाहिए, a माइनस बी, a और b प्राइम है। यहाँ पर a और b प्राइम है, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। आप तो ये सोचो 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे। और 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम कौन से होते हैं? ओनली 3 एंड 2। ओनली 3 एंड 2 आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम, जिनका कॉन्जिक्यूटिव प्राइम मतलब जिनका डिफरेंस 1 आएगा ऑब्वियसली।
अगर मैं यहाँ पर मान लो 5 और 3 ले लूँगी तो डिफरेंस 2 आ जाएगा, 5 और 2 लूँगी तो 3 आएगा, 17 और 11 भी ले लूँगी तो भी डिफरेंस। दो प्राइम नंबर जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, आप लोगों को पता है 2 और 3 हो सकता है, तो ए की वैल्यू फिक्स हो गई कि 3 ही होगी और बी की वैल्यू भाई 2 ही होगी, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने पूछा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ ए की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है, ए की, दैट इज ए इज इक्वल टू 3, ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर? ये प्राइम नंबर पे कंसेप्ट फॉर्म था, ये किस पे बेस्ड है, ये प्राइम नंबर्स पे। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू वन कंसेप्ट बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, मैं यहाँ पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ। चलो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ और आपको कंसेप्ट समझाती हूँ फिर। लेट n be a natural number such that s of n is equal to 424. Find possible value of s of n plus 2। बच्चों इसके लिए पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं। ये डिजिट्स पे बेस्ड है कंसेप्ट, ये बेस्ड है एक कंसेप्ट डिजिट्स पे। मैं आपको डिजिट्स के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट, याद रखना। मान लो n एक नंबर है, कितने डिजिट्स का भी नंबर हो, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स, n एक नंबर है। मान लेते हो n एक नंबर है, a1, a2, a3, an, n डिजिट्स का नंबर है। बच्चों n एक नंबर है और जो ये s ऑफ n होता है ना, s ऑफ n जो होता है, दिस डिनोट्स सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। s एंड डिनोट्स सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। इसकी डिजिट्स कौन कौन सी हैं, a1, a2, a3। तो इसका sn कितना आएगा, a1, a2, a3, an तक आएगा इसका sn। जैसे मान लो कि कोई नंबर है 125, तो इसका s ऑफ n कितना होगा, इसका s ऑफ n होगा 1 + 2 + 5, दैट इज इक्वल टू 8। एक नंबर है 125, जैसे 3 डिजिट नंबर है, उसका s ऑफ n कितना होगा, इन तीनों का सम 1 + 2 + 5, दैट इज 8। तो बच्चों s ऑफ n का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, डिजिट्स का सम। एक लाइन लिखवा रही हूँ मैं आप लोगों को, 2 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ इसके अंदर। ये 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना कि n माइनस एस एन जो होता है, नंबर माइनस सम ऑफ डिजिट्स, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर और उनकी डिजिट का अगर आप उनकी डिजिट का सम का अगर डिफरेंस कर रहे हो, नंबर और उसकी डिजिट्स के सम का डिफरेंस अगर आप निकालोगे, दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। इसको मैं प्रूफ करके बता सकती हूँ। मान लो एक n एक नंबर है ABC, वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो n एक नंबर है ABC, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 100A 10B + C। इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिख सकते हैं ना अपन यहाँ से। और s ऑफ n कितना होगा इसका s ऑफ n होगा A + B + C। ABC नंबर था, इसके डिजिट का सम कितना होगा, A + B + C। तो बच्चों n माइनस एस एन जब अपन करेंगे, n क्या है 100A + 10B + C। s ऑफ n क्या है ABC, माइनस कर दिया A + B + C। 100 माइनस A इज 99A, 10B माइनस B इज 9B। ये कट जाएगा बच्चों, 9 कॉमन लेकर 11A + B आ जाएगा, तो 9 का मल्टीपल हो गया ये। दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, सो दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो n माइनस एस एन इज ऑलवेज डिविजिबल 9। ये आपको एक लाइन आपको ये ध्यान रखनी है बच्चों। एक सेकेंड पॉइंट और बताती हूँ आप लोगों को मैं, इस क्वेश्चन को करते हैं बाद में। एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड वाला, जिस पे बेस्ड अपन ये वाला जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो उसी पे बेस्ड है। क्या है, n एंड s of n
gives same remainder and S of n gives same remainder upon division by 9, upon division by 9। इसका मतलब है कि अगर मैं n को 9 से डिवाइड करूं और उसके डिजिट्स के सम को 9 से डिवाइड करूं तो दोनों सेम रिमाइंडर देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 123, एस एन, ये n है, उसका s ऑफ n 123 नहीं लेके थोड़ा सा बड़ा नंबर 576 ले लेते हैं। s ऑफ n कितना आएगा 5 + 7 + 6 विच इज 18। बच्चों जब आप 576 को 9 से डिवाइड करोगे और 18 को 9 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द सेम रिमाइंडर। करके देख लो, 576 को 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 9 के टेबल में आएगा अपने पास 6 टाइम्स 54, बचेगा 36, 4 टाइम्स 36, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। एंड ऑब्वियसली जब 18 को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं दो, एक तो कि n माइनस एस एन हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। सेकेंड लाइन क्या है कि n और एस एन जो है वो सेम रिमाइंडर देते हैं जब उनको 9 से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर n देगा वही उसकी सम ऑफ डिजिट्स का रिमाइंडर आएगा। इसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। देखो अब मैं अब कर रही हूँ, इसमें बोल रखा है कि बताओ कि फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ s ऑफ n। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इसने अपन को ऑप्शंस हैं 30, 31, 29, 32, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। एस एन जो है, एस एन क्या है, एस एन एक डिजिट का सम है किसी नंबर की। एस एन क्या है, किसी डिजिट का सम है। आपको दे रखा है कि एस एन जो है किसी नंबर की डिजिट का सम 424 है। अब मुझे n + 2 कोई नंबर की, जैसे कोई नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 424 है। जैसे नंबर मैंने मान लिया जैसे 18 है, s ऑफ 18 कोई नंबर है n, इसकी डिजिट का सम कितना है 9। अब ये बोल रखा है कि 18 + 2 n + 2, n + 2 मतलब 20 की डिजिट का सम कितना होगा 2 होगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसकी डिजिट का सम 424 है तो s ऑफ n + 2 की डिजिट का सम 426 हो जाएगा, नहीं बच्चों। जब जैसे मैंने 18 में 2 ऐड किया तो मेरा n + 2 नंबर बन गया। अब डिजिट का सम चेंज हो गया, 9 में मैंने 2 ऐड नहीं किया, यहाँ पर 9 में 2 ऐड करूँगी तो मेरे डिजिट का सम तो 11 आ जाएगा, बट यहाँ पर डिजिट का सम कितना आ रहा है 2। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक नंबर है मान लो 18 जिसकी डिजिट का सम 9 है, वो बोल रखा है कि 18 + 2 कोई नंबर है, n + 2 एक नंबर है, उसकी डिजिट का सम बताओ कितना होगा इन सब में से। तो बच्चों अब इधर देखो, सबसे पहले तो मुझे n पता करना पड़ेगा कि भाई n क्या है। अब मैं 424 को, अगर मुझे बस ये चीज़ पता है कि 2 कंडीशन मुझे पता है जो मैंने आप लोगों को बताई। 424 को अगर अपन 9 से डिवाइड करते हैं, व्हेन यू डिवाइड 424 बाय 9, 9 4 जा 36, बचेगा 64, 9 7 जा 63, बचेगा 1। तो मैं इसको 9 का मल्टीपल कोई ना कोई +1 बोल सकती हूँ। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एस एन जो है वो 9 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 देता है। एस एन ऑन एस एन gives remainder 1 on division by 9. Therefore we can say therefore n also gives remainder 1 on division by 9. n जो नंबर है वो भी एक रिमाइंडर 1 ही देगा जब मैं उसको 9 से डिवाइड करूंगी। ऑब्वियसली अभी मैंने पढ़ा कि n एंड एस एन गिव सेम रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 9। अगर s ऑफ n रिमाइंडर 1 दे रहा है तो n भी रिमाइंडर 1 देगा। मतलब मेरा n जो नंबर है वो कोई ना कोई 9 का मल्टीपल q1 प्लस रिमाइंडर 1 है उसका। n 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो n एक नंबर कौन सा होगा 9q + 1। मुझे n नहीं चाहिए, मुझे n + 2 चाहिए। बच्चों n + 2 निकाल लेते हैं। n + 2 कितना होगा
9q1 प्लस 1 तो n की वैल्यू थी, प्लस 2 दैट इज 9q1 प्लस 3, ये n आ गया। यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि n प्लस 2 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे रहा है। नाउ वी कैन से n प्लस 2 गिव्स रिमाइंडर 3 ऑन डिवीजन बाय 9। तो भाई इसकी डिजिट का सम s ऑफ n प्लस 2 ऑल्सो गिव्स रिमाइंडर 3 ऑन डिवीजन बाय 9। s ऑफ n प्लस 2 जो होगा वो भी 3 रिमाइंडर देगा 9 से डिवाइड करने के बाद। मतलब ये बोल सकते हैं कि s ऑफ n प्लस 2 किस फॉर्म में है, 9 को किस 9q2 ले लेते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। एस एन प्लस 2 जो भी पॉसिबल वैल्यू इसकी जो भी है वो 9 का मल्टीपल प्लस 3 है। तो बच्चों ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ना इसमें 9 का मल्टीपल प्लस 3 कौन सा है। इसको मैं 9 का मल्टीपल प्लस 3 बोल सकती हूँ क्या, इसको मैं 9 का मल्टीपल प्लस 3 27 प्लस 3 बोल सकती हूँ। हाँ, इसको मैं 27 प्लस 4 बोल सकती हूँ, ये तो नहीं हो सकता। 27 प्लस 2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या रिमाइंडर 3, आप तो ये देख लो कि किसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। ऑब्वियसली 30 एक ऐसा नंबर है जिसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 3। यहाँ से अपन ने ये देख लिया बस कि कौन सा ऐसा इनमें से नंबर है जिसको 9 से डिवाइड करने पे अपना रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। मुझे ऑप्शन दिख गया 30। तो इसमें मैंने कौन सा कंसेप्ट लगाया कि n और Sn जो है वो सेम रिमाइंडर देते हैं जब उनको अपन 9 से डिवाइड करते हैं तो। क्लियर टू ऑल? So these are the some questions on number theory. In next class we will do some more questions. Okay, thank you.